नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज का मुद्दा है अजान वर्सेस हनुमान में क्यों फंसा है हिंदुस्तान। दरअसल देश में आजकल लाउड स्पीकर पर अजान बनाम हनुमान चालीसा को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अजान के बदले दूसरा पक्ष लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। सबसे पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का ऐलान कर विवाद को और बढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद अमरावती में सांसद नवनीत राणा ने महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब तो ये विवाद यूपी तक जा पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी हनुमान चालीसा हो रही है और अलीगढ़ में भी मुद्दा गर्म है। कई चौराहों पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब देश में और भी कई अहम मुद्दे हैं। बेरोजगारी और महंगाई की वजह से आम लोग परेशान हैं। बड़े नेता इन सब मुद्दों पर बात करने की बजाय अजान वर्सेस हनुमान चालीसा विवाद को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बयान आए हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले सुनिए। मुस्लिमों के मुद्दे पर एकदम मुखर होकर बोलते हैं। राज ठाकरे ने अल्टीमेटम हर मुद्दे पे हम बोलते हैं, मगर आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं। उन्होंने कहा है 3 तारीख के पहले। अरे छोड़िए ना, सुबह कयामत तक रहने वाले हम लोग हैं यहाँ पर। प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवत आहे? आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। वातावरण आम्ही नाही बिघडवत आहोत, आम्ही वातावरण नाही बिघडवत आहोत। हा धार्मिक विषय मुळात नाहीच आहे, हा सामाजिक विषय आहे। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज का सवाल यही है कि अजान वर्सेस लाउड स्पीकर में आखिर हिंदुस्तान क्यों फंसा हुआ है। पक्ष विपक्ष को क्या और मुद्दे देश के दिखाई नहीं दे रहे हैं जिससे जनता परेशान है? असल मुद्दों से आखिर क्यों ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। अतुल लोंढे पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं। और भुवन जोशी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी लीडर हैं। अब्दुल मन्नान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM स्पोक्स पर्सन। विजय शंकर तिवारी जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, VHP स्पोक्स पर्सन हैं। थोड़ी देर में BJP स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और 2 मेरे सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से और प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, सुनिए जरा, देखिए इधर। राजीव, एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम हर मुद्दे को छूते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं, चाहे वो मुद्दा किसानों की समस्याओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मुद्दा महंगाई से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मुद्दा जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम, सब्जी महंगी हो गई है उससे जुड़ा हुआ हो। 8 बजे भी हमने वो बड़ी ड्राइव चलाई है कि देश में कहां कहां पर मोर्चा खोला जा रहा है महंगाई को लेकर और जनता कितनी परेशान है। तमाम मुद्दे हम उठाते हैं और ये जो देश में चल रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ये भी मुद्दा हम उठा रहे हैं। लेकिन राजीव, सवाल ये है कि पक्ष और विपक्ष कब समझेगा? असल मुद्दों से कब तक ध्यान भटकाता रहेगा? अजान और हनुमान चालीसा में फंसकर रह गया है, यहां पर युवाओं को भी फंसाया जा रहा है। राजीव, राजनीति का एक इन दिनों शॉर्टकट तरीका यही निकल आया है कि आप अजान पर, आप हनुमान चालीसा पर, आप देखिए ये बात कहाँ से शुरू हुई थी। अब आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी अजान और हनुमान चालीसा की बातें सामने आने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि अजान कोई आज ही से होना शुरू हुई है, ऐसा नहीं है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर कोई अभी से है, ऐसा नहीं है कि ईद इसी बार है, ऐसा नहीं है कि जुमे के नमाज के दिन या दूसरी जगहों पर नमाज के अलग अलग वक्त पर अजान इसके पहले नहीं हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि जब से इस्लाम धर्म आया है तब से जो अजान हो रही है वो हमेशा लाउड स्पीकर पर हो रही है। जब से लाउड स्पीकर आया है तभी से मंदिरों, मस्जिद, गिरजाघर और चर्च पर ये लगना शुरू हुआ है। दरअसल इस विवाद की मूल जड़ वहाँ पर आती है कि इससे ध्वनि
विस्तारण होता है और इससे नॉइज पोल्यूशन होता है, किसी को इससे बाधा पहुंचती है। तो इसमें मैंने कहा कि अभी तक किसी भी सरकार की तरफ से, न तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या न तो सूबे की किसी सरकार की तरफ से और न ही किसी जिम्मेदार मंत्री की तरफ से ये बयान आया कि इस मसले पर क्या किया जाना चाहिए। इस पर रोटी सेकी जानी चाहिए और रोटी सिकती रहनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यही दृष्टिकोण नेताओं का रहता है। दरअसल अगर आपको ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर बंद करना है तो आपको शादी विवाह, चुनावी रैलियों और इसके बाद सारे धार्मिक प्रतिष्ठानों से एक बार में ही एक फैसला ले लिया जाना चाहिए कि लाउड स्पीकर अब कहीं नहीं बजेंगे और किसी भी सूरत में नहीं बजेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव की स्थिति है, खास करके महाराष्ट्र की है, और ये देश ऐसा है कि कहीं न कहीं कभी न कभी कोई न कोई चुनाव होता ही रहेगा। 4 महीने के बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लोगों के जहन में ज़्यादा बैठी रहे, इसका प्रयास नेता करते रहते हैं। मूल बात यह है कि जिम्मेदार मीडिया होने के न्यूज़ 24 हम सारी वो चीज़ें जो जनता से जुड़ी हुई है उठाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी की काम है और हम सरकार पर और विपक्ष पर ये दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि ये असल मुद्दे परेशानी के हैं। जनता इन मुद्दों को सरकारें एड्रेस करें, तो ये जनता के मुद्दे हैं, ये हम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है विपनेश की, जो देश का विपक्ष है वो भी इसी अजान और हनुमान चालीसा में एक पक्ष बन रहा है। जनता के जो मुद्दे हैं उसमें विपक्ष का कौन नेता इस गर्मी में बाहर निकल करके महंगाई, सिलेंडर या पेट्रोल डीजल या 3 साल से नौजवान सेना में भर्ती के लिए नौजवान खुद इकट्ठे हो रहे हैं जंतर मंतर पर, लेकिन कोई पार्टी, कोई विपक्ष की कॉल नहीं आ रही है। किसानों की समस्याओं पर कोई, आपको याद होगा आज के 10 साल पहले बहुत सारे लोगों को ये बात खराब भी लगे, लेकिन आज के 10 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार में यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेता आपको दिल्ली की सड़कों पर या देश के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर बैठ के सिलेंडर, प्याज, लहसुन, टमाटर गले में लटका करके और बैठ के सिलेंडर पर को ले करके बैठ करके ऐसा दबाव बनाया था कि ऐसा लगता था कि महंगाई देश की राष्ट्रीय समस्या के तौर पर कितनी सामने है। विपक्ष का वो रूप जो है वो आज के विपक्ष में मैं बहुत साफ गोई के साथ कहता हूं कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमने विपक्षी नेताओं ने ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर के अपने जो कर्तव्य हैं उसकी इतिश्री समझ ली है। जनता के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी सरकार पर देखिए भारत की जनता ने जो अंक संख्या के हिसाब से सदनों में विपक्ष को जिस संख्या में भेजा है उसमें सदन में रहकर सरकार पर बहुत दबाव पाना, बढ़ा पाना विपक्ष के लिए उतना मुमकिन नहीं दिखता है। लेकिन सड़क पर रह करके विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर दबाव डाल और निश्चित रूप से जनमत का दबाव पड़ता है और सरकारें सोचने पर विवश होती हैं। लेकिन हमें धर्म और हमें अजान और हम हनुमान चालीसा पर बहस करें तो सरकार की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और विपक्ष के लोगों के लिए भी एक पक्ष पकड़ करके राजनीति या सारी चीजों को आगे बढ़ने का यही दुर्भाग्य है कि हम मसले हम भले उठाते रहें और देश की जनता को भी उसके असल मुद्दों से ये मुद्दे उसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ज़्यादा सूट करते हैं। अगर आप किसी चाय की दुकान पर जाइए, गांव देहात पे जाइए, वो सब इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नहीं अजान पर ऐसा होना चाहिए तो हनुमान चालीसा पर ऐसा होना चाहिए। ये सब चीज़ें एक तो आसानी से समझ में आती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो नेताओं और जनता दोनों को बहुत दिमाग पर जोर डालने वाले विषय नहीं चाहिए, जो तुरंत समझ में आ जाए, जो तुरंत फैल जाए, ऐसे ही विषयों पर राजनीति ज़्यादा सूट करती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि देश की जनता थोड़ी सी जागरूक हो और यहां से अपना दिमाग खोले कि उनके लिए जरूरी क्या है, किससे उनका विकास होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। नेता तो हर बार ऐसे ही उलझाते रहेंगे, बेमतलब के मुद्दे उठाए जाते हैं जिनकी कोई जगह नहीं है। अभी प्रभाकर मिश्रा, कानून की भी बात नहीं मान रहे हैं नेता, क्या करेंगे फिर आगे? ये साफ तौर पर अदालत का हुक्म है, अदालत का आदेश है कि कोई भी ऐसा बयान ना दिया जाए जिससे माहौल खराब हो, सौहार्द खराब हो देश का, हिंदुस्तान का। लेकिन फिर भी विपनेश, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं जो कहूंगा एक पत्रकार के तौर पर कहूंगा और मैं ये भी कहूंगा कि मैं जो बोलूंगा वो एक आम आदमी के तौर पे बोलूंगा जिसे दिक्कत
आजान के लाउड स्पीकर से होती है, लाउड स्पीकर से आने वाले आजान से भी होती है, और उसे दिक्कत रात को जगराते लाउड स्पीकर में जगराते की आवाज़ से भी होती है, उसे डीजे बजने से भी दिक्कत होती है, उसे दिक्कत इन चीज़ों से होती है, उसे दिक्कत इन मुद्दों पर बहस करने से होती है। वो चाहता है कि बहस महंगाई पर हो, वो चाहता है कि बहस बेरोजगारी पर हो। विपनेश, हम लोग लगातार इन मसलों पर चर्चा करें। आपने बताया कि न्यूज़ 24 8 बजे महंगाई के मुद्दों पर चर्चा किया, लेकिन इस मसले से भी आंख मूंद नहीं सकते, इसलिए कि हम समाज से अलग नहीं हैं। अब बात आती है वही कि जिस देश सियासत कभी भी उन मुद्दों का समाधान नहीं चाहती, समाधान करना नहीं चाहती, जिन मुद्दों के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। ये मसला ऐसा है, चाहे वो छटका हलाल का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, ये लाउड स्पीकर आजान और हनुमान चालीसा का मसला हो, या मथुरा काशी वृंदावन और बनारस का मसला हो। ये मसला ऐसा है जब सियासत में पॉलिटिकल पार्टियों को उसका फ़ायदा देता है, और इसीलिए अदालत कुछ भी कहे, कानून कुछ भी कहे, कौन परवाह करता है। 2005 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि ध्वनि प्रदूषण बड़ी समस्या है, इसलिए शाम 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कहीं भी किसी भी तरह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद यही बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कही थी। राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट आ गईं और राज्य सरकारों ने कहा कि ऐसे कई मौके होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, इसलिए कुछ मौकों पर ये छूट मिलनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में परिवर्तन करना पड़ा। दिक्कत वहीं से शुरू हो गई और विवाद वहीं से शुरू हो गया। कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, ब्लैंकेट बैन का आदेश था। कोर्ट ने जो चिंता आदेश पारित करते हुए सुनाई थी, ये कानून जब आया था उसमें जो चिंताएं आई थी वो ये थी कि ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर सब लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस कानून का पालन होना चाहिए। लेकिन जैसे धार्मिक आस्था की बात आई, जैसे राज्य सरकारों ने गुहार लगाया, तो मतलब ये कि कहीं न कहीं अदालतें भी जनभावना के अनुरूप हुई काम करती हैं और बाकी मसले गौण हो जाते हैं, ध्वनि प्रदूषण गौण हो जाता है और वहीं से विवाद की शुरुआत होती है। कभी आप ये तो कहेंगे कि जगराते का लाउड स्पीकर खराब है बजना, और ठीक उसी समय ये कहेंगे कि अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाज़त होनी चाहिए। हर मसले में धार्मिक स्वतंत्रता की बात घुसेड़ दी जाती है। जब भी किसी धार्मिक आयोजन पर, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, जब भी किसी धार्मिक आयोजन पर किसी तरह का कोर्ट का इंटरफेरेंस आता है तो तत्काल को ये कहता है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। संविधान में आर्टिकल 25 के में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। लेकिन अदालतें बार बार उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की परिभाषा करते रही हैं कि भाई साहब, लाउड स्पीकर बजाना किसी भी धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और इसका कोई दावा नहीं कर सकता। कहीं भी कोई भी फंडामेंटल राइट के तौर पर लाउड स्पीकर बजाने की मांग नहीं कर सकता। समय समय पर अदालतें ये कहती आई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद कहा कि लाउड स्पीकर बजाना फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर में आजान पढ़ना ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं हो सकता। लेकिन अदालतों की सुनता कौन है? और दिक्कत ये भी है कि अदालतें जो आदेश पारित करती हैं, जो लोग नहीं सुनते हैं वही फिर अदालतों में आते हैं। अदालतों उनके दबाव में आकर, माफ कीजिएगा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जुडिशरी के सम्मान के साथ कह रहा हूं कि अदालतें उन्हीं के दबाव में, जो अदालत के कानून के फैसले को नहीं मानती हैं, उन्हीं के दबाव में अदालतें अपने फैसले में बदलाव करती रही हैं। और यही वजह है कि लाउड स्पीकर का विवाद 2005 से, उसके पहले इतनी चीजें नहीं सुनाई दे रही थी। 2005 जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, उसके बाद से करीब 15-17 साल हो गए, लगातार मौके पर इस तरह का विवाद आता रहा है, कोई समाधान नहीं चाहता। तो ये अगर इसका समाधान का सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले में सू मोटो लेता और कहता कि हमने जो आदेश दिया था ब्लैंकेट बैन 10 बजे से 6 बजे, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई अजान, कोई जुलूस, कोई शादी ब्याह, कभी भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आपने सही कहा। कल भी आपने इसी बात पर जोर दिया था। और अगर अदालत इसको देखती, अदालत सख्त हो जाती, कानून सख्त हो जाता, तो आज नेताओं की ऐसी हिम्मत नहीं होती देश में इस तरीके के मुद्दों को फालतू में इनको उठाने की, बोलने की, माहौल खराब करने की, क्योंकि सबको मालूम है कि इस तरीके की स्टेटमेंट माहौल खराब करती हैं देश में। आज हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं विपक्ष से आज चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं और मैं आपके पास आ रही हूं। अतुल लोंढे पाटिल साहब, आपको याद है कि राजीव, मेरे सहयोगी राजीव ने भी उस बात का जिक्र किया, मैं यहीं से शुरुआत करती हूं। मनमोहन सिंह की सरकार थी जब केंद्र में और महंगाई चरम पर थी, बीजेपी को आपने देखा था, सब बड़े नेता तपती धूप में सड़क पर थे, सिलेंडर था, गले में प्याज थी और महंगाई का सामान था।
लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एसी के कमरों में बैठ के सिर्फ ट्विटर तक सीमित हैं। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप भी अजान और हनुमान चालीसा में फंस कर रह गए हैं और मुद्दे आपको नजर नहीं आ रहे क्या? एक इसमें थोड़ी सुधार कर दूं, कुछ चीजें जोड़ दूं, लेकिन पहले आपका धन्यवाद दूंगा न्यूज़ 24 का कि कहीं ना कहीं आपने ये माता दिखाया, ये जिगर दिखाया आपने कि इस बात पर आप ले आए इस डिबेट को कि जो मूल मुद्दे हैं इस देश के जनता के, उसके ऊपर ध्यान आपने आकर्षित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मनमोहन सिंह साहब की यूपीए की जो सरकार थी कांग्रेस की, उस वक्त एक स्वतंत्रता थी मीडिया को, थी। आप लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए आपकी बहुत बहुत बधाई करता हूं, मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन आज के तारीख में आपने कहा हमने आंदोलन नहीं किए। हमने 4 साल से लगातार पूरे देश के लेवल पर पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी मंडी से लेकर हर जगह आंदोलन किए, हर जगह विषय रखा। लेकिन एक फ्लैश में, जो फ्लैश न्यूज होती है ना, अब तक की बड़ी 10 खबरें, अब तक की बड़ी 50 खबरें, उसमें उसको दबा दिया जाता है। एक विपक्ष और मीडिया ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर काम करते हैं। ये जब दोनों मिलकर काम करते हैं तब जनता के मुद्दों को जो उछाल मिलना चाहिए उछाल मिलता है। आज क्या होता है? आज यही होता है कि जब चुनाव आता है तब हिसाब का मुद्दा सामने निकाल कर लाया जाता है। जब चुनाव आता है तभी झटका और क्या हलाल उसका मुद्दा लाया जाता है और उस पे चर्चाएं छिड़ जाती है, उसी पे चर्चा करनी पड़ती है। मजबूरन हमें उसमें खींचा जाता है। हम भी जानते हैं और आप खींचे चले जाते हैं, नहीं है, या आप खींचे चले जाते हैं और विपक्ष गुमराह हो जाता है, विपक्ष को गुमराह किया जाता है और आप गुमराह हो जाते हैं। नहीं, आप क्यों उस पे फंस जाते हैं? आप दिखाइए ना सच्चाई। एक 5-7 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूं। अगर हमने यहां से शुरू की, भैया 25 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं हो रहा है, लैटरल एंट्रीज हो रही है यूपीएससी से। आज 30% से ज्यादा खर्चा जो है कृषि में बढ़ चुका है पर एकड़, डीजल के दाम बढ़ने की वजह से, खाद के दाम बढ़ने की वजह से। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारी होती है, कई आंदोलन हमारे होते हैं। ये जो किसान का आंदोलन जो है ऑर्डिनेंस के बाद शुरू किया था कांग्रेस ने, आपको याद होगा, राहुल जी खुद रास्ते पर उतरे थे, ट्रैक्टर रैली की थी, हरियाणा में उसे रोक दिया गया था। हर आंदोलन किया है, नहीं किया ऐसा नहीं है। राहुल जी खुद रास्ते पर थे, प्रियंका जी रास्ते पर थी। क्या हाथरस आपको याद नहीं है? लखीमपुर खीरी आपको याद नहीं है? क्या ये सब आंदोलन नहीं किए? हम लोगों ने आंदोलन किए हैं। अतुल जी, मुझे सब याद है, लेकिन एक बात सोचिए, मनमोहन सरकार में जिस तरीके से बीजेपी ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, क्या आप उसी स्थिति में हैं? क्या उसी तरीके से आप सड़कों पर हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छोटे-छोटे टुकड़ों में ट्विटर तक आपकी लड़ाई सीमित है। नहीं अतुल जी, अंतर है। मीडिया की स्वाधीनता आज नहीं है जो 2010 से 2014 तक थी। आपने दिन भर कार्यक्रम चलाया है, जिम्मेदारी से हर मुद्दे उठा रहा है देश के। लोकपाल बिल सही को सही और गलत को गलत बताना जानता है। अतुल जी, आ रही हूँ, एक जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ, रुक जाइए। भुवन जोशी जी, समाजवादी पार्टी भी इसी में फंसी हुई है। आप भी चुनाव के वक्त तो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जैसे ही आप जीत नहीं पाए ट्विटर तक सीमित रह गए, एक आधी स्टेटमेंट दे दी। अजान में, हनुमान चालीसा में बहुत मजा आ रहा है आपके नेताओं को, बाकी और मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे क्या देश में? पहले तो दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके जो सहयोगी साथी और आपके जो चैनल है उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि देश के मुख्य जो मुद्दे हैं उनकी लड़ाई को लड़ने का काम एक स्वस्थ मीडिया की हैसियत से आप कर रहे हैं। आज का दिन आपने मेरा बना दिया। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह के, मैं कल एक चैनल निमंत्रण आया, भाई मैं बोल रहा हूँ, ये बार आप हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा चलाते हैं तो ये क्यों चला रहे हो भाई साहब? महंगाई पे बात करिए, आप बात करिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे। इस तरह की बहस में मुझे बुलाने का काम करा करें। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह की बहस करेंगे तो देश और प्रदेश का हित होगा। तो वो कहता साहब कि अगर हम इस तरह की बहस चलाएंगे तो हमें कह दिया जाता है कि आप देशद्रोही चैनल है। इस तरह का माहौल अगर खराब करने का काम करा, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं ये माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक शॉर्टकट परंपरा बन गई है। आपने इतनी सुंदर बहस और इतने सुंदर आपके जो साथी सहयोगी हैं, इतना अच्छा उनका विश्लेषण मुझे लगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहता हूं, ये मुद्दे जो ऐसे मुद्दे हैं ये देश और प्रदेश के हित के लिए है। इनकी लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है। और मैं आपसे बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, कानून का और राजनीतिशास्त्र का विद्यार्थी दिखाई नहीं दे रहा है लखनऊ की सड़कों पर। मुझे तो अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ, नेताओं के साथ दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर भी।
टेम्परेचर हाई है तो ट्विटर तक तो जरूर सिमटे हुए हैं, लेकिन दिखाई आप न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर बैठकर तो ये बात कह रहे हैं सर, लेकिन उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। मैं कानून और राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने फैसला किया कि वो दिल्ली का रास्ता छोड़कर लखनऊ की सदन में बैठेंगे और उन्होंने ये तय करा है क्योंकि विपक्ष की आवाज को धारदार अगर देना चाहते हैं तो केवल अखिलेश यादव जी सदन में ना, वो अपनी पार्टी की जनता की आवाज सड़क पर कब उठाएंगे? निश्चित तौर पे हम पार्टी के प्रवक्ता के साथ ठीक है, राजीव जेटली जी का नाम ठीक कीजिए, भुवन जोशी उनके नाम पर चल रहा है, ठीक कीजिए जल्दी से। राजीव जेटली जी, आपके पास आ रही हूं। आपने उत्तर प्रदेश में ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, जनता ने बहुत प्यार दिया, मैंडेट दिया, फिर से आप सत्ता में आ गए, लेकिन देखिए देश में चल क्या रहा है। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में शुरू हुई, वो वाराणसी तक पहुंच गई है, अलीगढ़ तक पहुंच गई है, जेएनयू के बाहर भगवा झंडे लगवाए जा रहे हैं। देश में क्या हो रहा है सर? आज आपको यह नहीं दिखाई दे रहा है कि टैक्सी ड्राइवर वाले हड़ताल पर जा रहे हैं, चक्का जाम करेंगे, और फल सब्जी दूध इन सब के रेट इतने बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल की, लोग हलकान है, महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कहां बहस छिड़ी हुई है? अजान वर्सेस हनुमान चालीसा बांटना है तो सिलेंडर बांटिए ना, लाउड स्पीकर की जगह दूध सब्जी फल पेट्रोल डीजल ये बांटिए ना, रोजगार बांटिए सर। रुद्रेश, एक बात बताना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम को, न्यूज 24 की, और जो हमारे बीच में प्रवक्ता बैठे हैं, इन सबको लेके मैं जगहें बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ पे आपने मात्र 1 महीना रहना है जाकर के, और वहां रह के आइए, उसके बाद हम डिबेट करेंगे। आपने कहा कि बंद कमरों में एसी के अंदर बैठ करके बात की जा रही है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। अगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है, वो अलग बात है, मैं उसके ऊपर अलग से चर्चा कर सकता हूँ कि सीएमआई का डेटा आया है कि रोजगार हमारे देश के अंदर बढ़ रहे हैं। फल सब्जियों की बात करी आपने, फल सब्जियों के ऊपर भी किसका कंट्रोल है इस टाइम पे, किस तरीके से उसको प्रोपेल किया जाता है, वो भी एक चर्चा का विषय बाद में बन सकता है, उसके ऊपर भी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन 1 महीने के लिए हम सब लोग चलते हैं उन जगहों पे जिन जगहों पे जनता इन सब बातों, सुनिए नहीं आपने, मैं बहुत देर से सुन रहा था, जहां पर ये इन बातों को झेला जाता है। आप देखिए राजस्थान के अंदर लोगों ने अपने घर छोड़ने शुरू कर दिए हैं, अपने घर के बाहर तख्ती लगा दी है, जो हिंदू समाज से आते हैं घर के बाहर तख्ती लगा दी है कि घर बेचा हुआ है, उसकी कीमत नहीं है। और ये छोटी बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो अजान और आपने हनुमान चालीसा की बात करी, मैं उन इलाकों की बात बता रहा हूं जहां एक मस्जिद बनती है उसके बाद 10 साल चाहिए होते हैं डेमोग्राफी बदलने के लिए। वो डेमोग्राफी कैसे बदली जाती है उसका एहसास कीजिए पहले, वहां पर करिए ना, इसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं करते हैं? और कौन लोग होते हैं जो ऐसा माहौल बनाते हैं कि वहां पर घर बिकने शुरू हो जाते हैं, वहां से लोग पलायन कर जाते हैं? मैं कहता हूं 1 महीने के लिए चलिए, बिना बताए किसी को कि मैं न्यूज 24 से आए हैं, किराए पे घर लीजिए, किराया मैं देता हूं आपको, और उसके बाद आके डिस्कशन करिए इस बात के ऊपर। अरे बड़ी समस्या है, आपने कहा पहले ये समस्या नहीं होती थी, मैं मानता हूं इस बात को, पहले सरकारों ने पूरे अधिकार दिए थे कि जो सा आप चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं वैसा करते चले चलिए। मैं तो बहुत सारे शहरों के नाम लेता हूं, हो सकता है आप उत्तर प्रदेश से आते हो, बिहार से आते हो, मैं आपको शहरों के नाम कोट कर सकता हूं, उन कॉलोनियों के नाम कोट कर सकता हूं जहां पर एक मस्जिद बनी और आज एक भी हिंदू नहीं बचा, एक भी हिंदू। ये अजान की वजह से बचा या हनुमान चालीसा की वजह से? ये मुद्दा डिस्कस क्यों नहीं होता हमेशा? ये है सबसे बड़ा मुद्दा। अरे मेरे देश के अंदर मैं ही वहां अल्पसंख्यक जो मुझे ही पलायन करके जाना पड़े, ये मुद्दा नहीं है आपकी नजर में? और आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी टीम को लेकर जाइए, बिना बताए किराया मेरी तरफ से, और आप वहां बैठकर देखिए कैसा राजीव जेटली जी, केंद्र में किसकी सरकार है? राजीव जेटली जी, केंद्र में किसकी सरकार है? दूसरा टर्म है ना, वो भी पूरा होने जा रहा है। देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, किसकी जिम्मेदारी है? एक कानून ऐसा लेकर आइए ना कि समस्या की जड़ है यही खत्म हो जाए। क्यों नहीं लेकर आते हैं? इस वक्त आप देखिए कि देश में कितनी बड़ी समस्या है। मैं खुद टैक्सी में जाती हूँ, इतने किराया बढ़ चुका है, दूध ले जाइए, सब्जी लेने जाइए, इतनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल डीजल ने तो पूरा पारी कर दिया है, सीएनजी भी महंगी हो गई है। इन पर आपके नेता नहीं इंटरेस्ट लेंगे बिल्कुल भी। लेकिन उठी महाराज से आवाज वहां पर हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, तो इसमें कूद पड़े सब। सीएम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन देखिए वहां पर भी हनुमान चालीसा पड़ी जा रही है। मैं कह रही हूँ वक्त है क्या? जब न्यू इंडिया का आप सपना दिखा रहे हैं तो इन मुद्दों पर बहस करने का वक्त है क्या? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए विपक्ष से, जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डालिए। ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है सर, केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये सब देश में क्यों उत्पन्न हो रहा है, इस पर आप ब्रेक लगाइए, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है। राजीव जेटली जी, आती हूँ एक मिनट, मेरे साथ वीएचपी के भी स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं, विजय शंकर तिवारी जी। विजय शंकर तिवारी जी, ये थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा मेरा सवाल, लेकिन मैं यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि कोई आप एक सकारात्मक टिप्पणी करेंगे, कोई सकारात्मक ऐसा प्रयास करेंगे जो समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाए? देखो, ऐसा कि प्रभाकर जी ने और राजीव जी ने वो सारा विषय रख दिया। मुझे लगता है कि इस डिबेट की जरूरत ही नहीं थी। अब लोग जो डिबेट कर रहे हैं, सबसे बड़ा विषय है कि नफरत कहां है और प्रेम कहां है। वर्षों से अजान 5 बार की दोपहर सुबह शाम तेज आवाज के साथ बोलती रही, तब देश में कोई समस्या नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी, किसी के दिमाग में कोई समस्या नहीं थी, किसी कोई संकट नहीं आता था। लेकिन जो ही ये बात हुई कि भाई इसको बंद करिए, हमारी आस्था जिन शब्दों को सुनने में नहीं है हमें वो भी सुनाए जाते हैं, और तेज आवाज के साथ ये अजान चलती है तो बहुत समस्या होती है, सुबह दोपहर शाम, तब भी किसी को कोई समस्या नहीं थी, कोई नफरत भी नहीं थी, सब जगह प्रेम बांटा जा रहा था, वहां भी प्रेम बांटा जा रहा था। जब ये कहा जाता है उस अजान में बोला जाता है कि अल्लाह के अलावा आप किसी को मानिए मत, पूजिए मत, ये गुनाह है, यानी वो भी प्रेम की बात है। लेकिन जो ही ये बात हुई कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, या तो इनको बंद कराइए, अगर अजान से किसी कोई समस्या नहीं है, न्यूज 24 को समस्या नहीं, और चैनल को समस्या नहीं, किसी समाचार पत्र को समस्या नहीं, किसी नेता को समस्या नहीं, तो फिर आखिर प्रश्न पैदा होता है कि फिर ये हम डिबेट क्यों कर रहे हैं। जो ही बात हुई कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी तो समस्या सबको शुरू हो गई, अजान से कोई समस्या नहीं थी। यानी 1989 में जब वो कश्मीर से कश्मीरी पंडित निकाला गया, नहीं सर, अब दूर तक जा रहे हैं आप विजय शंकर तिवारी जी। देखिए, ये जो सवाल आप उठा रहे हैं ये ठीक नहीं है। दरअसल जो अभी देश में समस्याएं हैं जिसकी वजह से आम जनता हलकान है, उसकी तरफ नेताओं का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्यों हनुमान चालीसा अजान में फंस कर रह गए हैं? और लॉ सब एक के लिए नहीं हो सकता। अगर अजान से आपको प्रॉब्लम है तो उनको भी तो जगराते में जो लाउड स्पीकर बज रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो सर ऐसी बात कीजिए जो सबको डाइजेस्ट हो, सबके लिए बराबर हो। ऐसे नहीं मैं बात कर रहा हूं आपकी नफरत और प्रेम की। नहीं आपको नफरत दिखाई पड़ती, कहां आपको प्रेम दिखाई पड़ता है? नहीं, ये आप नहीं बताएंगे। देखिए, असल मुद्दे पर आपने भी बात नहीं की। विश्व हिंदू परिषद ने भी जब मैंने सवाल पूछा तो आपने भी नहीं की। AIMIN विजय जी आ रही हूँ। अब्दुल मेनन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल मेनन साहब, एक बात बताइए, असुद्दीन ओवैसी वैसे तो हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बोलते हैं, लेकिन ये जो देश में समस्याएं हैं उन पर वो कब बोलेंगे? कुछ उनकी जुबान से ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपके नेताओं की जुबान से। हिंदू मुस्लिम का एंगल आता है तो देखिए कैसे खुलकर लाल पीले हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, उस पर खुल के बोलते हैं। राजीव, एक रिएक्शन में आपसे लूंगी, फिर आप अपने अगले जो शूट पर है उस पर चले जाइएगा। अब्दुल मेनन साहब, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शुरुआत में जो भूमिका बनाई कि असल मुद्दे से हट के लोग आज अजान और हनुमान पे बहस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अकेले लीडर हैं जिसको देखने से पता चलता है कि भारत के पार्लियामेंट में विपक्ष भी मौजूद है, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे उनकी सबसे बड़ी फौज हो 350 लोगों की। लेकिन एक अकेला आदमी अगर भारत के पार्लियामेंट में दिखता है, पढ़ा लिखा है, संविधान के दायरे में है, किसानों के मुद्दों पे समर्थन करता है, महंगाई पर बोलता है और सारी बातों पर अगर बोलता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। और खास बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी कभी संविधान के बाहर जाके बात नहीं करते, संविधान के दायरे में बात करते हैं। आज आपने मुद्दा उठाया है अजान और हनुमान का। ये मुद्दा पहली बार इस देश में मैं देख रहा हूं। मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि हमने मिलकर ईद ना मनाई हो, हमने मिलकर दिवाली ना मनाई हो, हमने मिलकर होली ना मनाई हो। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से संघ परिवार एक एजेंडा चला रहा। वो एजेंडा ये है कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा। सवाल ये है कि अगर अजान से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ोगे तो क्या ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा? तो ध्वनि प्रदूषण का जवाब आप ध्वनि प्रदूषण से दे रहे हो। मालूम यह हुआ कि आपको ध्वनि प्रदूषण से एतराज नहीं है, आपको एतराज। अब्दुल मेनन साहब, बाकी जो पैनलिस्ट बात कर रहे हैं वो वही बात आप कर रहे हैं। जो मैंने सवाल पूछा है
कि मुस्लिमों के मसीहा बनने की तो कोशिश करते हैं ओवैसी साहब, लेकिन बाकी मुद्दों पर चलिए ठीक है, दिल्ली में नहीं बैठ रहे आप, हैदराबाद में ही बैठ जाइए, वहां पर उठा लीजिए वो समस्याएं, वो नहीं आएगा। लेकिन सियासत कैसे मुद्दे से चमकेगी वो खूब पता है। राजीव, दरअसल कोई बोलना ही नहीं चाहता है क्योंकि इन मुद्दों पर फंस जाएंगे, जवाब है नहीं। सबसे इजी तरीका है कि धर्म के नाम पर सियासत शुरू कर दी जाए, और दुर्भाग्य यह है कि उसमें देश के युवा भी फंस जाते हैं। अगर करना ही है खत्म तो एक लॉ ले आइए ना और सबके लिए बराबर कर दीजिए। देखिए विपनेश, हमेशा सियासत सहूलियत की बात होती है। ऐसा देश में माहौल बनाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि इसके पहले भारत जो है एकदम सांप्रदायिक सद्भावना वाला देश था, कभी कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। भारत के अलग अलग इलाकों में बहुत पहले भी दंगे हुए हैं, बीच में भी दंगे हुए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं था तब भी सांप्रदायिक दंगे हुए और बहुत संख्या में लोग उससे प्रभावित हुए। आज ऐसा नहीं है। आप जब कोई भी डिबेट करेंगी, एक सेट पैटर्न है। विपक्ष के लोग जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कहेंगे कि वहां संविधान खतरे में है, वहां देश खतरे में है, वहां सांप्रदायिक सद्भावना खतरे में है। विपक्ष का एक सेट लाइन है, वो ये लेगी। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पर सरकारें हैं वो बिल्कुल राम राज्य लाने के करीब है, और जहां पर उनकी सरकारें नहीं हैं वहां पर हिंदू खतरे में है, उनकी सेट लाइन है। तो ये अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत करते हैं। आम आदमी तब भी पिसा था, आम आदमी सांप्रदायिक दंगों की आग में समाजवादी पार्टी की सरकार में भी झुलसा था, कांग्रेस की सरकारों में भी झुलसा था, दूसरी पार्टियों की सरकारों में भी झुलसा था। आम आदमी अगर धार्मिक वैमनस्यता फैलती है तो आने वाले दिनों में कोई अप्रिय घटना घटेगी तो बिल्कुल आम आदमी ही उसमें झुलसेगा। और आम आदमी की जो आवाज़ है वो सिर्फ उसके हलक से ही नहीं बाहर निकल रही, दूसरे की जुबान वो कहाँ तक दूसरा उसको अपनी जुबान पर कहाँ लाएगा। आम आदमी रोजमर्रा की कश्मकश में, रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान और हलकान हुआ जा रहा है। लेकिन ये सच है कि सियासत जिस तवे पर सेकी जाती है रोटी, उस पर ये सब मुद्दे ज्यादा चलते नहीं है, उस पर वही मुद्दे चलते हैं, अजान और हनुमान। इसीलिए सियासत सारे राजनीतिक दल, सारे लोग इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है ना, जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो भी इसमें बिकने वाला इशू है वो यही है। अतुल जी बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, बोलिए जल्दी से, मैं क्विक रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद राजीव जी आपके पास आती हूँ। नहीं, ऐसा है कि भाजपा की मूल समस्याओं में जो असफलता आई है उसकी वजह जो है उन्होंने धार्मिक राजनीति को हाथ में ले लिया है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी राजीव जी ने जो विश्लेषण किया उसमें थोड़ा मैं जोड़ देता हूं। जब भी सांप्रदायिक दंगा होता है, फसाद होती है, उसमें भाजपा सरकार में आती है तो उसका हाथ क्यों होता है? ये इन्होंने कश्मीर फाइल्स लाया है। नहीं, ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? दावे के साथ 2002 से दावे के साथ कहने की जरूरत नहीं, सबके सामने है। अभी उदाहरण देता हूं मैं, 1989 जल्दी से, क्योंकि वक्त कम है थोड़ा मेरे पास। इनकी सरकार थी तब हिंदू खतरे में आ गया। 2014 के बाद इनकी सरकार आई तब हिंदू जो है खतरे में आ गया। 2 करोड़ की बात नहीं करेंगे, 15 लाख की बात नहीं करेंगे, गुड गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे, जो खाद महंगा होगा उसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग रास्ते पर आएंगे तो बाकी चैनल्स दिखाएंगे नहीं। न्यूज 24 पे चर्चा होती है, मैं देखता हूं, मैं खुद चर्चा में आता हूं, न्यूज 24 पे चर्चा होती है, हम लोग रास्ते पर है। कौन कहता रास्ते पर नहीं है? 2 बार मुझे अरेस्ट हुई है, विपनेश जी 2 बार अरेस्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग टीवी पर आते हैं और रास्ते पर नहीं उतरते, सड़क पे है हम लोग। 2000 पेट्रोल पंप पे संसद के बाद पूरी कांग्रेस इकट्ठी हो जाएगी और बड़े नेता नजर आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन वो प्रयास हो नहीं रहा है। अतुल जी मानिए, जरा मानिए, जिस तरीके से बीजेपी एकजुट होती है ना, वैसे आपकी एकजुटता नजर नहीं आ रही है। राजीव व्यक्ति जी बोलिए जल्दी से। अमित शाह के घर के ऊपर आंदोलन हुआ, नेता जो है हमारी महिला अध्यक्ष है, उन्होंने संसद पे घेराव किया था, वो सिलेंडर लेके गई। वो ऐसा लगता है सहूलियत के हिसाब से। नहीं, राजीव जी बोलिए। राजीव जी, नहीं विपनेश जी, अतुल जी थोड़ा वक्त कम है, मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। नहीं, मैं तो सर बंद कराइए, देश में ये सब कुछ क्या चल रहा है इसकी जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, आप आम जनता से जाकर पूछेंगे ना तो वो पेट की बात बोलेगी आपसे। जब भी अजान के ऊपर इस तरीके की चर्चाएं होती हैं, मस्जिद के ऊपर चर्चा होती है, तो नॉर्मली विपनेश आप देखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट पे नहीं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं।
क्योंकि उन्हें मालूम है कि जैसे ही हम डिबेट में बैठेंगे तो ये गले पे नमक छिड़कने वाला काम होगा, गाँव हरे करते जाएंगे दूसरी जनता। अरे बिजनेस हम जहाँ बैठे हैं ना, आपने एसी कंपनियों की बात कही थी, ये डिबेट आपकी वो लोग भी सुनते हैं जो पीड़ित होते हैं, ये डिबेट वो लोग भी सुनते हैं जिन्होंने इस स्टेज से गुजर चुके हैं। जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे, ये हकीकत है, और हकीकत को जब आप नजरअंदाज करके किसी और मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी शुरू करेंगे तो भी उन्हें ज्यादा तकलीफ होगी। मैं कहता हूँ हर किसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि आज जो डिबेट हो रही है, ये आजादी जो मिली है, ये इतनी भारी भरकम तरीके से जो परिवर्तन आया देश में 2014 के बाद, ये किस बात के लिए आया? आपको क्या लगता है? ये किसी एक वजह से नहीं आया। लोगों के अधिकार कुचले जा रहे थे, उन्हें लगता था मैं अपने देश में ही पराया हो गया हूँ, ये देश मेरा नहीं है। राजीव जी, सब आपके हैं, सब आपको वोट देते हैं, सब धर्म वाला ये हिंदुस्तान है, उसमें इन सब चीजों की जगह है क्या? और है तो फिर कमी तो कहीं है ना, इस पर सोचिएगा जरा थोड़ा सा। प्रभाकर मिश्रा, 30 सेकंड में आपको देती हूं क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। मेरा सवाल ये है कि क्या अब भी जागने का वक्त नहीं है? कब जागेंगे दाते? हर कोई नेता खुद में कानून बन जाता है, संविधान बन जाता है, क्यों ऐसी नौबत आ रही है? विपनेश, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं जो बताऊंगा वो ये कि सबसे दुखद तस्वीर ये है कि विश्वविद्यालयों में इस पर चर्चा हो रही है। युवा 5 समय लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 10 युवा इकट्ठा हो रहे हैं। वो युवा जिन्हें रोजगार पे बात करनी चाहिए थी, वो युवा जिन्हें रोजगार के लिए समय पर आंदोलन करना चाहिए, वो हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हैं। और ये सारी चीज़ें माकूल तभी होती हैं जब देश में बेरोजगारी होती है। कहने के लिए कुछ बचा नहीं विपनेश। अगर देश का युवा नौकरी पेशा होगा तो उसे न 5 समय के लिए नमाज पढ़ने का समय होगा और न 5 समय लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए समय होगा। तो ये एक ऐसा मसला है जिस पर सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, और जरूरत है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और समाज सब एक साथ एक दिशा में सोचेगा, तभी बदलते भारत की तस्वीर। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं प्रभाकर मिश्रा, डे वन से यही कर रहे हैं कि खुद हम अपनी जैसे जिम्मेदारी समझ के सारे मुद्दे पर बात करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। पक्ष और विपक्ष आखिर वो जिम्मेदारी कब समझेगा? जब न्यू इंडिया का सपना दिखाया जा रहा है तो क्या उसमें इन सब मुद्दों की जगह है? राजीव जी, अतुल लोंढे पाटिल जी, भुवन जोशी जी, अब्दुल मन्नान जी और विजय शंकर तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।